Hello, everyone, and welcome to a brand new episode of Fentish Podcast. So, today we will be talking about why all of a sudden all the Latin American countries are so much inclined towards buying Bitcoin and using it as their medium of exchange, as their currency. So, let us talk. Let us start the episode. Yeah. So first, डू यू नो कशिश की इसकी हिस्ट्री क्या है? बिकॉज मुझे तो लैटिन अमेरिका की हिस्ट्री के बारे में बिल्कुल नहीं पता है. आई मीन मुझे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पता है। आई मीन आई हैव नॉट लाइक इतना कुछ ज़्यादा नहीं अच्छे से पता है। बट बेसिकली जो बेसिक चीज़ें हैं मतलब उसमें यही था कि लैटिन अमेरिका वाज एज वी ऑल नो वाज फाउंडेड बाय द यूरोपियंस। उन्होंने ही हम्म. ढूंढा था, काइंड ऑफ डिस्कवर किया था। उसके बाद वही कॉलोनाइजेशन की उनकी भी काफ़ी बहुत बड़ी हिस्ट्री है कि कैसे स्पेन, मोस्टली स्पेन ने ही किया था कॉलोनाइज। पर पोर्टुगल वगैरह का भी काफ़ी उसमें था। मतलब वैसे तो देखे तो यूरोप में ऑलमोस्ट सबको ही शौक चढ़ा हुआ था ना एक टाइम पे कॉलोनाइजेशन का, कि जिसकी हाँ, जितनी हाँ, ज्यादा कॉलोनीज वो उतने ज्यादा पावरफुल। तो हाँ. वैसे ढूंढा तो काइंड ऑफ ब्रिटिशर्स ने ही था इनको शायद। ओके, मतलब इट्स लाइक इट्स स्पेक्युलेटिव, ठीक है, अच्छा. कि था। बट मोस्टली स्पेन ने ही उनको कॉलोनाइज करके रखा था, बहुत ज्यादा एरिया को स्पेन ने कॉलोनाइज किया हुआ था। पर बाद में फिर फ्रांस एंड पोर्टुगल्स भी आते हैं एंड ऑल्सो दे हैड देयर ओन शेयर्स। एंड बहुत ज़्यादा मतलब जब सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस अगर किसी का है वहाँ पे तो फ्रांस और स्पेन का ही है, एज फार एज आई नो, कि दे अच्छा. देयर कल्चर्स आर आल्सो वेरी मच लाइक। पोर्टुगल का भी तो है ना, हाँ मैंने हाँ सुना है. हाँ है। तो मतलब यही दो तीन कंट्रीज है जिनका मेजर इन्फ्लुएंस है इस रीजन में। और मतलब ये उस तो यूरोप की कंट्रीज का है ना, बट हाँ हाँ यूएसए भी काफी ज्यादा इस रीजन को कंट्रोल करता है. या ट्रू। और ऊपर से मेन क्या है ना कि ये कॉलोनाइजेशन में होता यही है कि जो इंडिजिनस लोग होते हैं उनका कल्चर कहीं ना कहीं डिस्टॉर्ट हो जाता है बहुत बुरी तरीके से। एज वी ऑल नो कि जहाँ पे भी कॉलोनाइजेशन होता है वहाँ पे यही होता है। तो लैटिन अमेरिका में भी काइंड ऑफ यही हुआ है कि जो यूरोपियंस थे उनके उनकी वजह से, और अमेरिकन का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ऑफ कोर्स, नो डाउट। उनकी वजह से जो उनका इंडिजिनियस नेचर है वो बहुत ज्यादा बदल गया। एज हमें भी पता है कि बहुत ज़्यादा ही मतलब काइंड ऑफ मतलब उन्हें तो मतलब जो उस टाइम पे वहाँ पे जो लोग इंडिजिनियसली रहते थे, दे वर नॉट अवेयर अबाउट द वर्ल्ड एट लार्ज। वो हम्म. बस छोटे छोटे ट्राइब्स टाइप के लोग थे। आई मीन आई डोंट लाइक यूजिंग द वर्ड ट्राइब मोस्टली, क्योंकि इसका इंटरप्रिटेशन आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ही वैलिड हो गया है। एंड हाँ, इट्स हाँ. ऑल्सो लाइक इट्स अ मतलब वेरी वहां पे ब्रिटिश थिंग। इंडिजिनियस लोग रहते थे, जैसे हाँ तो ऑस्ट्रेलिया में एक हाँ अबॉर्जिनल करके कुछ रहते थे ना. हाँ। तो उसके तो वहाँ पे क्या हुआ कि जब इन लोगों ने शुरू किया तो इन लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया, उनकी इंडिजिनियस पॉपुलेशन को इतना ज़्यादा मतलब डिसेमिनेट कर दिया था कि आज के टाइम पे भी वहाँ पे मोस्ट जो लोग हैं दे आर लाइक, बहुत बाद में तो जाके ना उन्हें वो सब मतलब जो अफ्रीकन लेबरर्स वगैरह थे जिन्हें कल्टीवेशन के लिए मतलब क्या कहते थे उनको, जो स्लेव्स बना के लाया स्लेव्स, जाता था हाँ. एग्रीकल्चरल लेबर्स के लिए, उनकी क्वांटिटी आज के टाइम पे वहाँ ज़्यादा मिलेगी इंडिजिनियस लोगों के कंपैरिजन में। क्योंकि इंडिजिनियस लोगों को बहुत ज्यादा तरीके से इतना ज्यादा डिसमिनेट कर दिया गया था कि मोस्ट ऑफ द देम मतलब कोई यूएस के मतलब होता नहीं, दे काइंड ऑफ माइग्रेटेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, सॉरी पार्ट्स ऑफ अच्छा. लैटिन द वर्ल्ड. अमेरिका। अच्छा. या लैटिन अमेरिका. अच्छा. या अ, मतलब ऑल्सो दे अ लॉट ऑफ पीपल माइग्रेटेड टू यूएस, मेक्सिको, बहुत कुछ हुआ। तो दिस वाज काइंड ऑफ लाइक अ ब्रीफ थिंग दैट हैपेंड व्हिच शोज कि उनका कल्चर को किस तरह से काइंड ऑफ कैटेस्ट्रोफिकली डिस्ट्रॉय किया गया था बाय दिस। तो इसका भी आज के टाइम पे भी उनके जो पॉलिसीज होते हैं या फिर उनके जो भी मतलब है उनका कल्चर है या जो भी है, उस पे हमें बहुत ज्यादा ये चीज प्रोमिनेंटली देखने को मिलता है। अच्छा. हाँ ओके. तो मतलब यही। और वी कैन कंक्लूड कि अफ्रीकन डायस्पोरा आज के टाइम पे लैटिन अमेरिका में ज्यादा मिलेगा, क्योंकि और मोस्ट ऑफ देम वेर कल्चर सॉरी एग्रीकल्चरल स्लेव्स which were taken to the Latin American part, and the indigenous people were kind of ruthlessly killed. दिस इज सो बैड. और कहीं ना कहीं हम्म यूएसए के इन्फ्लुएंस के कारण उनका फाइनेंशियल सिस्टम भी हम्म यू नो डॉलराइज्ड है बहुत ज्यादा. वो लोग मतलब हम्म एल साल्वाडोर, तो इसके पहले वो लोग डॉलर यूज करते थे, यूएस डॉलर. हम्म तो उनका फाइनेंशियल सिस्टम, हिस्ट्री के कारण ही उनका फाइनेंशियल सिस्टम बहुत ज्यादा डॉलराइज्ड है. और मान ले कि मैं एक ऐसी कंट्री हूँ, या मैं एक ऐसी कंट्री में रहती हूँ जहाँ पे मैं खुद की करेंसी यूज नहीं करती. तो फिर हम्म इसका फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, जो कंट्री का करेंसी है वही डिसाइड करेंगे. और
me as a citizen, I have literally no control. True. सो यू सी कि एल साल्वाडोर की के पास भी उतना ज्यादा कंट्रोल नहीं था, मतलब नहीं था इसके पहले, बिटकॉइन अडॉप्ट करने से पहले। यूएसए जो फिस्कल पॉलिसीज या मॉनेटरी पॉलिसीज बनाते, वही उन लोगों को वही उससे ही उन लोगों का भी क्या बोलूं मैं, रिजर्व, नॉट फॉरेन रिजर्व, रिजर्व ऑफ करेंसी, ये मतलब उसके उसके कारण बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता था। और एल साल्वाडोर की इकोनॉमी की अगर बात करें तो एल साल्वाडोर की इकोनॉमी में ज्यादातर ट्रांजैक्शंस से पैसा आता है। जैसे तूने बताया कि वो लोग मेक्सिको चले गए, यूएस हाँ। चले गए, तो वहां से वो लोग जो रेमिटेंसेस भेजते हैं अपने घर वालों को, उससे उनकी इकोनॉमी में मतलब ज्यादातर उससे ही उनकी इकोनॉमी चलती है। ट्रू। और वैसे भी मतलब फिस्कल पॉलिसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, पर फिस्कल पॉलिसी क्या होता है कि किसी भी गवर्नमेंट का काइंड ऑफ बहुत इंटरनल थिंग होता है। दैट्स हाँ हाउ वी रेगुलेट अ कंट्री। तो अगर आपकी फिस्कल पॉलिसी में कहीं लूप होल्स है, तो दैट मेक्स यू यू नो अ वेरी काइंड अ वेरी यू आर नॉट काइंड ऑफ financially independent. हाँ, आप That's फाइनेंशियली what it means. इंडिपेंडेंट Yeah. नहीं है। और तुझे पता है, रेमिटेंसेस जो है वो Hmm. एल साल्वाडोर की 20% जीडीपी का हिस्सा है। मतलब 20% ऑफ द जीडीपी एल साल्वाडोर का Hmm. रेमिटेंसेस है। वैसे तुझे क्या लगता है, इंडिया में सबसे ज्यादा जीडीपी को किसमें मतलब कौन से सेक्टर सबसे ज्यादा डोमिनेट करती है इंडिया के जीडीपी को? वैसे तो इंडिया की जीडीपी को टेरिशरी सेक्टर्स में ही सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि हाँ, हमारा आज के टाइम पे भी मतलब जो फर्स्ट दो सेक्टर है, मतलब क्या नाम है, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चरल एंड मैन्युफैक्चरिंग, उससे भी जो जीडीपी आती है उसका डबल हमारा टेरिशरी लेके आता है। तो आज के टाइम पे भी टेरिशरी में आईटी सेक्टर्स और ये जो हाँ बीपीओस केपीओस वाला सेक्टर है, दे आर द मोस्ट प्रोड्यूसिंग वंस। हाँ, तो मुझे भी लगता है टर्शियरी सेक्टर का ही ज्यादा हाथ हम्म। है। जैसे फ्रांस वगैरह की इकोनॉमी में तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ज्यादा हाँ। हाथ है। हम्म। इजराइल, फ्रांस। हाँ, क्योंकि वहाँ पे काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक हर कंट्री का एक स्टेज होता है, जहाँ वो एक स्टेज से दूसरे स्टेज में माइग्रेट करते हैं या ट्रांसफॉर्म होते हैं। तो बाय वैसे द वे, इन वही तो इंडिया में अभी तक हम नहीं कह सकते हैं कि हम मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत बड़ा दबदबा बना पाए हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ रीजंस फॉर इट। हम अपने हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे तो वी हैव डन अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, जिसके वजह से आज हम एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में नहीं आ पाए, जबकि हमारे पास बहुत ज्यादा चीप लेबर अवेलेबल है, हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना बुरा नहीं है, मतलब टैक्सेस में भी इंफ्रास्ट्रक्चर उतनी बना रिजिडिटी सकते नहीं है। हाँ, हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना वर्क करना सकते जरूरी था। फिर हमारे टैक्सेस भी उतने रिजिड नहीं है, और फिर हैं। a हाँ lot of reasons which would have made India a manufacturing hub, पर नहीं हो पाया because of a lot of fiscal policies only. Also, policy making of the government is to be blamed for it. हाँ, और पहले तो एक 5 ईयर प्लान होता था, याद है? हाँ, 5 ईयर प्लान्स होता था पहले, जिसमें शुरू में तो मतलब एक तरह से यही किया गया ना, शुरू में दे ट्राई टू इंडस्ट्रियलाइज, क्योंकि हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री या फिर उनके कैबिनेट थे, उन्होंने रशिया को देखा, उन्हें लगा कि रशिया ने इंडस्ट्रियलाइजेशन के दम पे अपने आप को इतना स्ट्रांग कर लिया है, तो हम भी ये करेंगे। पर हर कंट्री कहीं ना कहीं अलग होती है, उनके हाँ, सोर्सेज ऑफ मतलब इनकम आप पूरा अलग किसी होते को हैं। इमिटेट नहीं कर सकते। हाँ, यू हैव टू यूज, जब कहते हैं ना वो चीटिंग करने के लिए भी ब्रेन चाहिए, तो यू हैव टू हाँ यूज योर ब्रेन इवन इफ यू आर चीटिंग। हाँ, बट मुझे भी लगता है कि इंडिया बन सकता था मैन्युफैक्चरिंग हब, हुँ। बट कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह गया। एग्रीकल्चरल नहीं हुँ। बन सकता है, उसका बहुत रीजन है, मैं मानती हूँ कि एक तो हुँ। ऑब्सोलीट हो चुके हैं बहुत सारे इक्विपमेंट, प्लस ये इंडिया में जो है कि हिस्सा बढ़ जाता है, भाई भाई का हाँ, हाँ। पॉपुलेशन ज्यादा है तो हिस्सा ज्यादा बटेगा, तो प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड और जो है ऊपर वो से कम होगा। एग्रीकल्चर में ये बहुत बड़ा चीज़ है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का जो कंसेप्ट है, कि हाँ एग्रीकल्चर में ही हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है कि हाँ, मतलब उनके पापा, मतलब मान लें कि हमारी फार्म है, मेरे पापा वहाँ पे काम कर रहे हैं, अब मैं भी काम कर रहा हूँ, पर जो आउटपुट है, दैट इज़ वो सेम। तो एक ही है ना। वो तो दैट इज सेम। दैट मैं कुछ इज। वेराइड चेंजेस लेके आऊं अगर अपने फार्म में, कि मैं अपना दिमाग लगाऊं वहां पे कि हाँ, हम इस तरह की फार्मिंग करेंगे, हम इस तरह की फार्मिंग करेंगे, कुछ इनोवेशन करेंगे, तो या फिर और दैट वही लैंड तो। खरीदेंगे, हाँ, और वो भी लैंड नहीं। खरीदेंगे, या फिर जो एग्जिस्टिंग है उस पे भी हम इस तरह से क्रॉप प्लांटेशन करेंगे, मल्टी क्रॉपिंग करेंगे, या फिर ऐसी हाँ, टेक्नोलॉजी यूज करेंगे जिससे हमारा प्रोडक्शन ज्यादा हो। तो ऐसा कुछ जब तक ऐसा भी नहीं कुछ होता है, नहीं है। हाँ, हाँ, जब तक ऐसा नहीं होता है, तब तक इट्स काइंड ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ही है, कि आपका आउटपुट ऐसा कुछ है नहीं।
हाँ, तो आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग के मामले में तो इंडिया बहुत आगे हम्म। बढ़ सकता था, बट नहीं बढ़ा। एनीवे, कमिंग बैक टू लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, तो एज या वी सेड कि रेमिटेंसेस जो है वो सबसे बड़ी पार्ट होती है एल सल्वाडोर की इकोनॉमी के। और वो लोग ज्यादातर क्या होता था कि इंटरमीडियरी से आधा से ज्यादा पैसा खा जाते थे। मतलब जो हम्म। मीडियम ऑफ एक्सचेंज है यूएसए हाँ। से एल सल्वाडोर में पैसा भेजने के लिए, जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, वही सबसे ज्यादा पैसा खा जाता था। तो सेकंड पॉइंट ये है कि इन्होंने इसलिए भी कुछ बिटकॉइन को अडॉप्ट किया। तो आई थिंक द टू पॉइंट्स वी मेंशन्ड हियर वाज कि सबसे पहले तो बहुत ज्यादा डॉलराइज्ड इकोनॉमी है, तो ऑफ कोर्स फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी उनके हाथ में नहीं है। ट्रू। और वैसे भी मतलब इन्होंने जो स्टेप लिया है टू लीगलाइज बिटकॉइन, इसके भी मतलब इफ यू माइट थिंक आई एम रॉन्ग, बट आई थिंक दिस वाज डन इन अ वेरी बहुत जल्दी जल्दी कर लिया। दे हाँ, डिडंट हाँ, थॉट ऑफ द लॉन्ग व्यू, मतलब पता होता है ना कि फ्यूचरिस्टिक व्यू रख के आपने नहीं किया, आपने उसके प्रोज एंड कॉन्स नहीं टू देखे बी कि वेरी ऐसा करो। ऑनेस्ट, आई हाँ। थिंक कि बिटकॉइन से ज्यादा अच्छा पड़ता है इथेरियम। ट्रू, आई एग्री विद इट, क्योंकि मुझे अभी भी मतलब नॉट टू बी बायस्ड, बट मुझे लगता है कि बिटकॉइन मतलब इज मतलब इन्होंने जो बिटकॉइन को लीगल टेंडर अडॉप्ट करके किया, दैट वाज नॉट अ वेरी वाइज डिसीजन। मतलब इथेरियम का क्या है ना कि वो अपने आप में एक ब्लॉकचेन है हम्म। और वो बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड है। जैसे अभी भी देख, बिटकॉइन का क्या है कि हाँ, एलॉन मस्क अगर कह ट्वीट दिया करता है हाँ, कि तो वजह से वो गिर बिटकॉइन की जाता है। प्राइसेस गिरने लग गई। हाँ, या सो। और एक कंपनी है, उसका नाम है माइक्रो स्ट्रैटेजी या समथिंग। तो हम्म। उसका जो फाउंडर है वो बहुत बिटकॉइन खरीदता है, बहुत, लिटरली हम्म। बहुत। तो हम्म। देखना, 21 मिलियन कॉइन्स है आपके पास, जिसमें हम्म। से मान ले 50% उसी बंदे ने खरीद लिया। तो हम्म। डोंट यू थिंक कि कहीं ना कहीं ये मार्केट बहुत ज्यादा डोमिनेट हो जा रहा है? और जो होल कॉन्सेप्ट है क्रिप्टो की, जो जिस पे हम लोगों ने एक एपिसोड भी बनाया है, हाँ। सेकंड या थर्ड एपिसोड है वो, मुझे याद नहीं है। तो या जो पूरा होल कंसेप्ट है क्रिप्टो का कि सब कुछ डिसेंट्रलाइज्ड होगा, कोई भी एक बंदा आके उसको ओन नहीं कर कंट्रोल सकता, नहीं कोई कर भी एक सकता है, कंट्री या आके फिर उसको ओन कोई नहीं भी कर इंसान सकता। उसके वर्किंग को काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। हाँ, तो ये तो कंसेप्ट थोड़ा बिटकॉइन में कहीं ना कहीं यहाँ लूपहोल्स हमें अभी रिसेंटली देखने को मिले, कि रिसेंटली कैसे देखने को मिला। एलन मस्क की वजह से लॉट ऑफ पीपल मतलब उनको इतने इश्यूज आए क्योंकि बिटकॉइन की प्राइसेस अचानक से गिरने लग गई। और हाँ, फिर नाउ अभी तो एज ऑफ नाउ अभी स्टेबल है, बट यू कांट से कि कभी कब क्या हो जाए। तो मतलब मार्केट इज वॉलेटाइल, ठीक है, चलो। मैं, अगर आप बोलते हैं कि वॉलेटिलिटी इज नॉट अ बिग डील, मैं मानती भी हूँ कि स्टॉक मार्केट भी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, तो क्या उस पे हम लोग पैसा नहीं लगा रहे? हम्म। दैट इज, देखो, वॉलेटिलिटी इज नॉट द पॉइंट हियर। द पॉइंट इज कि इन्फ्लुएंस करना, एज वी मेंशन बिफोर कि 21 मिलियन कॉइन्स है, उसमें अगर आधा ही एक बंदे ने ले लिया, तो डोंट यू थिंक वो बहुत और अच्छे इसकी तरीके वजह से से बहुत इन्फ्लुएंस बड़ी कर सकेगा? क्राइसिस भी हो सकती है कंट्री में, लिक्विडिटी क्रंच हो सकता है एक काइंड ऑफ, हाँ, बहुत बड़ा और लिक्विडिटी वो, क्रंच हो जाएगा और फ्यूचर में जिस अगर ऐसा बंदे ने कुछ हुआ। तो जिस बंदे इनको ने अच्छा, तू बोल। अच्छा, नहीं तू बोल। मैं ये बोल रही थी कि जिस बंदे ने खरीदा है उसने भी बोला कि मैं तो बेचूंगा नहीं। तो तुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा पावर उसके पास आ जाएगा? वही, दैट इज व्हाट आई मेंट, कि आपके आपकी पूरी इकोनॉमी कोलैप्स कर सकती है, क्योंकि आपके पास जो मतलब लिक्विडिटी एक हर कंट्री के पास, हर कंट्री को एक काइंड ऑफ मेंटेन करना होता है कि इतना पैसा मतलब लोगों के पास होना ही चाहिए, चाहे हम्म। वो पैसा हो चाहे वो किस भी फॉर्म में ग्रीस की हो। इकॉनमी याद हाँ। है तुझे? हाँ। ग्रीस की इकॉनमी में जो हाँ, ग्रीस की लिक्विडिटी, इकोनॉमी में। हाँ, तो जैसे उनकी इकोनॉमी पूरी कोलैप्स हो गई, वो पूरा एकदम बैंक्रप्सी पे आ गया, तो वो इसीलिए होता है बिकॉज व्हेन वी डोंट रेगुलेट द लिक्विडिटी इन द मार्केट। सो इसलिए आई थिंक इथेरियम एक बहुत अच्छा क्रिप्टो होता, क्योंकि देख ऑल्टरनेटिव होता। हाँ, क्योंकि इथेरियम ना एक ब्लॉकचेन है, तो तुझे हम्म। पता है एक इंडियन ने भी एक कॉइन बनाया है इथेरियम पे। और अच्छा। उसका कॉइन में बहुत अमेरिकन इन्वेस्टर्स और बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है। वो बंदा अभी काफी न्यूज में आ गया है। उसका नाम है हम्म। संदीप नायरवाल, और उसके कॉइन का नाम है शायद से मैटिक, पॉलीगॉन या हम्म। मैटिक कुछ नाम है उसके कॉइन का। तो इथेरियम अच्छा होता है, क्योंकि देख, इसमें कोई कोई एक डेवलपर या कोई एक माइनर भी जाके अपना हम्म। कॉइन बना सकता है। तो हो सकता है कल के आज अगर मान ले एल साल्वाडोर ने इथेरियम ब्लॉकचेन को अडॉप्ट कर लिया होता, तो उनकी ही कंट्री में से कुछ इंजीनियर्स भेज के या कुछ डेवलपर्स भेज हम्म। के वो लोग एक अपना एल साल्वाडोर का कॉइन बना लेते।
और वैसे भी इनका वो ज्यादा पर्पस वाइज तो होता। यही था ना कि टू रेगुलेट बिटकॉइन एज अनरेस्ट्रिक्टेड लीगल टेंडर, यही होगा ना इनका, मतलब मोटिव तो यही होगा कि अनरिस्ट्रिक्टेड फ्लो हो। क्योंकि बिटकॉइन। हाँ, बिटकॉइन का, क्योंकि तभी इन्होंने इसको अडॉप्ट किया, क्योंकि इनको इनकी मार्केट में या इनकी कंट्री में भी पहले क्रंचेस इसी वजह से होते थे, क्योंकि बहुत ज्यादा डॉलराइज था, एज वी टॉक्ड अबाउट अर्लियर। तो बिटकॉइन को अडॉप्ट करने से भी इनकी प्रॉब्लम पूरी तरह से खत्म नहीं होती है। नहीं देख, मैं एक बात बोलूं, अगर बहुत लोग जैसे मैंने इसके पहले भी बोला कि आधे से ज्यादा मार्केट एक ही बंदे ने कैप्चर अगर कर लिया, वो कर भी सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं है। तो अगर इस बंदे ने आधे से ज्यादा मार्केट कैप्चर कर लिया, अब लोग बोलेंगे कोई बात नहीं, बिटकॉइन का तो ऐसा नहीं है कि एक बिटकॉइन पे आपको सब कुछ खरीदना होगा, आप उसका पोर्शन पोर्शन पे कर सकते हैं, दैट इज टोटली ओके। कोई बात नहीं, हो सकता है कल दिन ऐसा आ जाए कि मैं एक कार खरीद लूं, 0.5 बिटकॉइन में एक कार खरीद लूं, तो दैट इज नॉट अ बिग डील। द बिग डील हियर इसकी जो कंसेप्ट है डिसेंट्रलाइजेशन का, वो तो कहीं ना कहीं नल एंड वर्ड हो रहा है और ना। यस, और कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइज्ड, एक मतलब डिसेंट्रलाइजेशन इज द मतलब नीड ऑफ द आवर अभी हम्म। के टाइम पे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हर, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, बी इट, पर जब तक डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होगा तब तक यू विल नॉट बी एबल टू मेंटेन थिंग्स इन अ वे द पब्लिक वांट्स और द मतलब हम लोगों ने मार्केट इस नीड्स। एपिसोड में भी इसके बारे में बात किया था ना, थर्ड या, एपिसोड में, सो विल और लिंक, आई थिंक वी विल आल्सो लीव मेड द अ लिंक बिलो। शॉर्ट्स ऑफ दिस डिसेंट्रलाइजेशन थिंग। So हाँ, yeah, we'll link that below in the description. yeah, we can link that below. So Yeah. yeah, that was all about our thought कि क्यों बिटकॉइन से ज्यादा अच्छा एथेरियम पड़ता उनके Hmm. लिए। नाउ इफ वी टॉक अबाउट अदर न्यूज, आई थिंक इजराइल में अभी गवर्नमेंट चेंज हुआ है, सो Yeah. व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट? आई थिंक देखिए, तो सबसे बड़ा चीज है कि इतना बड़ा कोalition है कि फर्स्ट ऑफ ऑल माय आठ व्यूज, मुझे लगता नहीं है आठ कि या ये 9 बहुत, पार्टीज ने किया है ना? हाँ हाँ, 8 है शायद, 8 अच्छा, पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलके किया है। एंड आई डोंट, महागठबंधन ऑफ इजराइल। हाँ, महागठबंधन की तरह है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट थिंक यहाँ पे जो, मतलब इन्होंने डिसाइड किया ना फर्स्ट 4, ये मतलब फर्स्ट फर्स्ट 2 2 साल इयर्स के लिए प्रेसिडेंट, नफ्ताली बेनेट, हाँ, नफ्ताली बेनेट रहेंगे। उसके बाद वो जो और एक है अरब यासिर अली, पार्टी या कुछ, हाँ, हाँ, वो रहेंगे। तो मुझे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही लगता है कि इनका तो कोalition इतने दिन चल पाएगा नहीं। और ऊपर से इसमें पता है कोalition गवर्नमेंट की सबसे बड़ी लूपहोल क्या होती है? आप, जो गवर्नमेंट होती है, वो एक म्यूचुअल डिसीजन नहीं ले पाती है कि हाँ, आपने हाँ। क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये आप नहीं डिसाइड कर सकते, क्योंकि उसमें से एक पार्टी आई बोलेगी थिंक, नहीं, ये तो हमारे क्या नाम है, मतलब हमारे क्या कहते हैं उसको, सिद्धांतों के खिलाफ है, नहीं ये नहीं कर हाँ, सकते। और तो ऊपर से मतलब सारी दैट्स, पार्टीज की आइडियोलॉजी अलग है, सबसे बड़ी बात तो वही सबसे आइडियोलॉजी की बड़ी सेम बात है होती तो कि कोई बात नहीं, खत्म हो आइडियोलॉजिकल जाता। डिफरेंसेस आर द मेन रीजंस जिसकी वजह से कोalition टूट जाता है बहुत बार। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट आई थिंक कि यहाँ पे विल हैव टू बी, जैसे कि अभी वापस इन्होंने स्टार्ट कर दिया है, आते ही इन्होंने हमास की साइट्स पे वापस अपना शुरू कर दिया, हाँ, सीरिया में वापस आई हो गया थिंक इनका। अगर ये लोग ज्यादा करेंगे ना तो सीरिया तो करके गए थे जो हमारे क्या नाम है, लास्ट, ये तो नहीं हाउ, नहीं तो नहीं हाउ। नेतन्याहू, उनका तो ठीक है, पर नई सरकार ने आते ही अपना काम शुरू कर दिया। इन्होंने वापस हमास के साइड पे, गाजा स्ट्रिप पे वापस अपना काम शुरू कर दिया। वेस्ट बैंक में भी मैंने सुना है एक औरत को फायर शॉट किया गया था। तो हाँ, तो तो आई दे हैव, थिंक सबसे आई बड़ा थिंक, problem और जो उसके आएगा। बाद एक और चीज जो है कि क्या कहते हैं, आपका जो नफ्ताली बेनेट है, ही इज काइंड ऑफ वेरी एक्सट्रीमिस्ट काइंड ऑफ लीडर, मैंने ऐसा सुना। आई हैव नॉट डन एनी रिसर्च ऑन हिम, बट आई वाज टॉकिंग टू अ फ्रेंड एंड शी टोल्ड मी कि हाँ, आई डिड सम रिसर्च एंड आई थिंक ये भाई नेतन्याहू उसके भी बहुत बड़े वाले हैं। बट वही है ना कि इनके साथ जो कोalition में गवर्नमेंट है, उसमें एक कुछ अरब करके क्या उनकी पॉलिटिकल पार्टी है, सो दे आर इन अ काइंड ऑफ सपोर्ट ऑफ पैलेस्टीन। तो देखना है कि अब हाउ दिस थिंग्स इवॉल्व्स, कि उनका क्या मतलब, अरब पार्टी जो भी है इनकी, कुछ अरब करके पार्टी है, आई डोंट रिमेम्बर द पॉलिटिकल पार्टीज नेम राइट नाउ। तो उनका क्या व्यूज होगा जब ऐसी चीजें होंगी, दैट्स समथिंग वी तो नीड टू सी। आई थिंक इसकी इसमें कंसिक्वेंस तो दो है। कंसिक्वेंस तो सबसे बड़ा ये है कि अगर ये लोग सीरिया पे ज्यादा बॉम्बिंग करेंगे तो हम्म। रशिया भी आ जाएगा सीरिया हाँ। के लिए, और हम्म। ईरान की तो वो हेल्प कर ही रहा है सैटेलाइट दे के। हम्म। तो मे बी रशिया वर्सेस इजराइल, और यूएसए तो ऑफ कोर्स इजराइल की साइड लेगा। और यस, ऑल्दो डिफरेंसेस बिटवीन बाइडेन एंड, मतलब जो भी अभी के टाइम पे, तो वो शायद नई गवर्नमेंट आने से थोड़ा कुछ चीजें हो, मतलब क्या कहते हैं उनकी
मतलब जो भी है वो थोड़ा शायद नॉर्मलाइज हो, बट आई थिंक कि जैसे वी सी इजराइल एज अ वेरी सेल्फ डिपेंडेंट कंट्री। हाँ ठीक है, तो उनका क्या है कि वो मतलब जैसे हमने बहुत लोगों ने सुना होगा कि कैसे 6 दिन में उन्होंने सारे अरब कंट्रीज को हरा दिया था, हाँ 1948 या समथिंग, आई डोंट रिमेम्बर द डेट लाइन। 1967 में। काइंड ऑफ 1960 1948 में तो वो आज़ादी हुए थे हाँ ब्रिटिश से, 1967 का बात है ये। 1967 में। तो उस टाइम का इजराइल और आज के इजराइल में भी काफी चेंजेस हैं, क्योंकि गवर्नमेंट किसी भी वॉर में गवर्नमेंट का बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि लड़ना भले ही सोल्जर्स को है, टेक्नोलॉजी चाहे जितनी भी एडवांस हो, पर अगर गवर्नमेंट आपको सही से रेगुलेट नहीं करती है, रेगुलेट मतलब कि आपको सही से क्या कहते हैं उसको, रेगुलेट नहीं कह सकते, बट आपको अपनी सहमति नहीं दे पाती है सही से, तो आप जीती जिताई वॉर हार सकते हो। तो अगर यहाँ पे ऐसा कुछ सिचुएशन आता है, which I won't think would be good for world peace, but still अब we don't know what's gonna happen, ऐसा कुछ आता है, तो आई थिंक इसराइल इस बार काइंड ऑफ थोड़ा बैकफुट पे होगा, क्योंकि गवर्नमेंट में एक इतना कोalition मिला हुआ है, इतना बड़ा कोalition है कि सरकारें एक दूसरे में ही लड़ने में टाइम वेस्ट कर देंगी कि हाँ ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो कोalition का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है, और वैसे भी बीइंग इंडियंस वी नो कि हमारी कितनी बड़ी कोalition की मतलब हिस्ट्री रह चुकी है, तो वी हैव फेस दैट, तो वी काइंड ऑफ हैव दैट एक्सपीरियंस कि हम कह सकते हैं कि कोalition की वजह से वॉर्स वगैरह के टाइम पे सबसे ज्यादा क्राइसिस हो जाता है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस बाय द वे इन दिस, वी आर जस्ट म्यूट स्पेक्टेटर्स वाचिंग फ्रॉम डिस्टेंस क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हाँ और अपने फेयरवेल स्पीच में तो बाइडेन को काफी खरा खोटा सुनाया इन्होंने, हम्म। बेंजामिन नेतन्याहू ने। और हाँ। कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर मैं इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं हम्म। तो ही वाज राइट, क्योंकि एक तरफ आप ईरान के साथ न्यूक्लियर डील भी कर रहे हैं, हम्म। दूसरी तरफ से आप उन्हें मतलब इजराइल का भी साथ दे रहे हैं, तो व्हाट आर यू हम्म। ट्राइंग टू डू? ट्रू। और वैसे भी मतलब ये तो ओबामा के टाइम से ही इनका चल रहा है, जो मतलब है ओबामा के टाइम पे भी ऐसा ही कुछ इसराइल के साथ था कि मतलब एक इन्होंने। न्यूक्लियर डील साइन हाँ। होने वाला था इनके साथ। हाँ। तो उस टाइम पे भी थोड़ा हो गया था इनके रिलेशंस में, थोड़ा खटास आई गई थी जैसे कह सकते हैं। अभी क्या नाम है, जो बाइडेन का भी सेम था, पर अभी देखना है कि जो नए नए प्रेसिडेंट आए हैं उनके साथ क्या रिलेशंस रहता है और क्या रहता है, और उसपे फिर ऑल्सो इंडिया का भी पर्सपेक्टिव है कि इंडिया और इसराइल के जो इतने अच्छे रिलेशंस रह चुके हैं अब तक इन द हाँ लास्ट इन द लास्ट डेकेड कह सकते हैं, उसके पहले भी काफी अच्छे थे, पर इन द लास्ट डेकेड इसराइल और इंडिया का पार्टिसिपेशन और काइंड ऑफ मतलब दो कॉपरेशन बहुत इंडिया ज्यादा। पैलेस्टीन का सपोर्ट करता, हाँ। फिर भी इंडिया को हाँ। बहुत ज्यादा सॉफ्ट हाँ। नजरों से देखा जाता। हाँ ट्रू। तो वो एक जो पर्सपेक्टिव है इंडिया को लेके वो भी अब शायद चेंज हो मोस्ट प्रोबेबली चेंज हो। वैसे भी इसराइल एंड इंडिया हैव बीन वेरी क्लोज अलाइज, बट आपको पता ही है कि जब भी गवर्नमेंट चेंज होती हैं तब लॉट ऑफ थिंग्स हैपन। हम्म जैसे हम्म। ट्रम्प के टाइम पे तो रशिया हाँ। के साथ काफी सॉफ्ट हो गए थे रिलेशन, हाँ। बट बाइडेन के आते ही फिर से वही हो गया, तो वही। बिकम तो सिक। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस बाय द वे इन दिस। और वैसे भी ये जो मतलब इशू है ना इसराइल और बाकी सारे अरब कंट्रीज को लेके, ये काइंड ऑफ अमेरिका, मुझे नहीं पता कि अमेरिका ये कौन सा पॉलिसी गेम खेलता है। ठीक है, ये बाकियों को भड़काता भी एक तरह से यही है, और सपोर्ट करने भी यही आता है। तो यहाँ सच सबसे में बड़ा तो अमेरिका का ही एक काइंड ऑफ बहुत बड़ा डबल फेस है यहाँ पे, कि वरना अगर ऐसा भाई, नहीं मैं तेरे को होता। एक बात बताऊं। हाँ। देख, अपना इंडिया पाकिस्तान कश्मीर इशू लेके, हाँ। इनका मेन काम है हथियार बेचना, वेपन बेचना। वही वही इनका यूएसए एज मेन अ काम ही कंट्री, यही है। यूएसए कंट्री हाँ। का मैं तेरे को बताऊं, इसका इसका मेन मोटो दो है। नंबर वन, हम्म। अपना वेपन बेचना। नंबर टू, हम्म। कम्युनिज्म से लड़ना। मतलब हाँ। दुनिया में कम्युनिज्म नहीं होना चाहिए। अब कैपिटलिज्म को वियतनाम प्रमोट करना। वियतनाम वॉर में ही देख लो, अपने लोगों हाँ। को मार मार के अपना लॉस कर करके इन्होंने कम्युनिज्म को फैलने से रोका था। तो यूएसए एज अ कंट्री वो ये नहीं देखेगा कि तुम मोनार्क हो या तुम हम्म। एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो। मतलब ये लोग जो बोलते हैं ना कि वी आर द एडवोकेट्स ऑफ डेमोक्रेसी, हम्म। बुलशिट, नंबर और वन मैं तो बुलशिट है ये। ऊपर से डेमोक्रेसी का कंसेप्ट भी यूएस ने कहाँ कहाँ से उठाया है, और इनके कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी भी बहुत फ्लॉड है। नहीं भाई देख, उसके लिए मैं कुछ नहीं बोलूंगी कि आपकी डेमोक्रेसी कंसेप्ट फ्लॉड है या कुछ है। एज लॉन्ग एज देर आर फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ट्रू। ऑफ प्राइवेसी, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। बट
जो इसका मेन मोटो है एज अ कंट्री, तो यही है कि नंबर 1 कम्युनिज्म को रोकना, नंबर 2 वेपन बेचना, और भले ही तुम मोनार्की हो या डेमोक्रेसी हो, उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये वैसे भी अगर तुम आने बंदूक खरीद रहे हो हाँ, तो ये बंदूक एज़ बेच देंगे। सही दैट्स बात है, दैट्स ऑल दे वांट। अगर आप अरे वॉर्स बंद हो जाएँ, तो फिर इनका कैसे काम खर्चा पानी कैसे चलेगा? मेन इसलिए थिंग। तो अभी तक ये लोग चाहते हैं हुँ, कि मतलब कश्मीर इशू और प्रवोक हो, ये लोग हुँ, चाहते हैं ये। दो एज वही। इंडियंस एंड पाकिस्तानीज, मतलब पाकिस्तानी भी कहीं ना कहीं ये सोचते ही होंगे कि बेमतलब का इतना पैसा कश्मीर में खर्च हो रहा है, मतलब हुँ, हम तो वॉर, यही सोचते हैं कि हम पीस डिफेंस पे फायर। इतना ज़्यादा अपना हाँ, जीडीपी खर्चते हैं, हमारी है हेल्थ सेक्टर और एजुकेशनल सेक्टर, ये सारा बर्बाद होती है, फिर भी मैन्युफैक्चरिंग, हमें एज वी पर मेंशन बिफोर, या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कुछ या नहीं डेवलप हो पा रहा है। बस जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट। और वैसे भी अभी क्या नाम है, बहुत मतलब एक तो है कि यूएस का, जैसे अफगानिस्तान में उन्होंने इतना अपना 20 साल लगाया, एट द एंड रिजल्ट कुछ नहीं हुआ होना। तो मतलब उन्होंने इतना ज्यादा मतलब वहां पे अपने लोगों को इन्वेस्ट किया, अपने पैसे इन्वेस्ट किए, पर एट द एंड क्या हुआ? हम टेररिज्म से नहीं लड़ पाए। यूएस फेल्ड व्हेन इट कम्स टू अफगानिस्तान के साथ। उनका जो भी था कि उन्होंने एकदम कहा कि हम तो पूरा टेररिज्म दुनिया से हटा देंगे, एकदम खत्म कर देंगे, पर तो हुआ सीएम क्या ने एट द केयर्ड एंड? अबाउट कम्युनिज्म, बट आज के दिन हम्म देख वियतनाम, हम्म हमारे स्टेट में केरला, ये लोग सब कम्युनिज्म ही है। ट्रू। तो इसीलिए आई थिंक कि जो अफगानिस्तान में इतने साल रह के इन्होंने कुछ नहीं किया, और इसराइल के साथ भी अगर ये सपोर्ट करते हैं, वॉर लाइक सिचुएशन बनती है, तब भी ये वहां पे भी इसराइल को ना डिफेंड कर पाएंगे, ना कुछ कर पाएंगे, क्योंकि हाँ, काइंड ऑफ यूएस का ना बहुत अल्टीरियर मोटिव्स होता है हर चीज में। तो और इनका एक और मोटिव पता है क्या है, कि इनको दुनिया में सुपर पावर बनना है। हाँ, हाँ, क्योंकि और चाइना बनने की कोशिश कर इनको रहा है तो इन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। यूनिपोलर वर्ल्ड में रहना है इन्हें, हाँ, हाँ। इसीलिए दे तो दैट इज ऑल तो आई कि इन्हें थिंक यही हम लोग करना एक होता है। पूरा एक सेपरेट एपिसोड रिकॉर्ड कर सकते हैं कि यूएसए एज अ कंट्री, जियो सही में पॉलिटिकली ये जियो चाहता क्या है, पॉलिटिकली, हाँ ट्रू। ये चाहता क्या कैसे है, आज और के इतना टाइम जो पे भी ये करता है क्यों करता है। मोस्ट इंडियंस जो है उनके दिमाग में यही है कि अरे यूएस तो अपने साथ है, यूएस तो अपने बेटा, यूएस किसी कुछ के नहीं, साथ नहीं है। वो मतलब सबसे बड़ा सांप है। हाँ, एक मिनट के वही। लिए मैं बोल दूं कि रशिया हमारे साथ है। ऑफ कोर्स आई वुड से दैट, क्योंकि उनका जो भी है, उनका जो है अगर हम लोग सामने है आज के दिन, काइंड ऑफ। तुझे पता है पहले हम्म जब सोवियत था, मतलब हाँ यूएसएसआर था, तो हम लोग तो पूरा रशिया के साइड थे, हाँ सोवियत के साइड थे। तुझे पता है हम्म उस समय हमारा और यूएसए का कोई रिलेशन नहीं था, तो रशिया ने हमारा इतना ज्यादा हेल्प किया है। और हम्म अगर आज के दिन भी हम यूएसए से सारा रिश्ता नाता तोड़ लेते हैं, हम्म हाइपोथेटिकल एग्जांपल, आई नो दो, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग ऐसा नहीं होना नहीं चाहिए, हो आई नो, सकता है। होना भी नहीं चाहिए। हाँ, तो यूएसए, सॉरी, रशिया हमारा बहुत ज्यादा साथ देगा। अभी वही तो हमने अपने पहले के एपिसोड में इसके बारे में बात भी किया है कि व्हाई इज रशिया शिफ्टिंग टुवर्ड्स चाइना चाइना, व्हाइल इंडिया इज एग्जैक्टली। गेटिंग क्लोजर टू यूएस। तो हमें इसको एक बैलेंस बनाना हमारे लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम पे वी सी कि कहीं ना कहीं रशिया का जो इंक्लिनेशन है चाइना की तरफ वो कितना बढ़ रहा है, और ये हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है। ऑल्दो हाँ, वी नो कि अगर चाइना के साथ हमारे कुछ इश्यूज हुए, तो रशिया वुड ट्राई टू बी न्यूट्रल देयर, बट वी वो डोंट वांट ठीक है यार। देम टू बी वो मतलब। देख, अगर मैं रशिया के पर्सपेक्टिव से हाँ, सोचूं तो वो ठीक है। वही बात है कि वी आर गोइंग क्लोजर टू देयर enemies, and why would they still stand for us? We are not waiting for them. That's the concept here. And हाँ, also we'll talk, I think we should make a separate episode on this US thing, कि कैसे हाँ, यूएस ने पूरे मतलब हम तो आज तक का क्या कहते हैं पास्ट पर्सपेक्टिव आज तक का यही था कि हाउ यूरोपियन कंट्रीज और मोस्टली ब्रिटिशर्स ने कैसे पूरी दुनिया को तोड़ा निचोड़ा और बर्बाद किया। द न्यू थिंग इज हाउ यूएस इज ट्राइंग टू डू द सेम, बट या इन अ काइंड ऑफ मुखौटा मुखौटा लगा के, नहीं हाँ, नहीं हम तो अच्छा एकदम, करना चाह रहे हैं। तो एकदम। आई थिंक वी शुड मेक अ वीडियो एपिसोड ऑन दैट। एन एपिसोड ऑन दैट डेफिनेटली विल डू। या और तो मैं क्या ही बोलूं यार, पाकिस्तान का तो नाम ही लेने का मन नहीं करता है। हाँ, अभी पाकिस्तान ने बड़ा हंगामा किया था ना कि मतलब बासमती राइस को लेके अभी हाँ, रिसेंटली, मतलब ये तो कितने सालों से इश्यूज चल रहा है, पर अभी रिसेंटली इंडिया ने शायद दे दिया था वो
क्या कहते हैं उसको, वो जो यूरोपियन यूनियन में देना होता है, क्या कहते हैं उसको, मेरे मुंह पे नहीं आ रहा है, कि मतलब जी वो टैग के लिए, जीआई टैग तो इंडिया में होता है कि सिर्फ अच्छा। हम बेच सकते हैं बासमती यूरोपियन यूनियन में। तो उसको लेके पाकिस्तान वाज लाइक नहीं नहीं ऐसे कैसे, उनका हमेशा चलता रहता है। और तुझे फिर यहाँ पे पाकिस्तान बेचारा कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि आने मतलब लास्ट कुछ सालों में उनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गई है बासमती पे, यूरोपियन पता यूनियन है, पे। मुझे तो ये लगता है कि इंडिया को एज अ नेशन हम्म। बहुत ज्यादा सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। हाँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो कोविड अभी की हमने कभी के रिसेंटली आगे देखा कि देखो। हाँ, कोविड के टाइम पे चाइना ने कैसे बैकस्टैप किया था हमें व्हेन इट केम टू रॉ मटेरियल्स ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज। चाइना ने और नहीं, फिर यूएसए ने। यूएस ने भी किया था, चाइना ने भी किया था एक टाइम एक। कैसे हाँ, क्या? कैसे कैसे किया? अरे उन्होंने अपनी सप्लाईज, अभी रिसेंटली जब सेकेंड वेव आया था तो उन्होंने कहा ना कि विल सपोर्ट इंडिया इन ऑल वेज, और फिर उन्होंने अपने क्या नाम है, कमर्शियल फ्लाइट्स रोक दिए इंडिया के लिए। कमर्शियल फ्लाइट्स तो ठीक है यार। अरे कमर्शियल फ्लाइट्स कह रही हूँ मैं, मतलब कमर्शियल फ्लाइट शुरू ही कहाँ हुए थे, आई I मीन mean, मेरे मुंह पे क्यों नहीं आ रहा है, प्लीज फिल द वॉइड। आई मीन उन्होंने जो मतलब सप्लाईज प्रॉमिस किया था, दे डिडंट डू इट, क्योंकि इंडिया ने कह दिया था कि हमें वैक्सीन नहीं चाहिए, हमें बस रॉ मटेरियल्स चाहिए, तो दे अच्छा। डिनाइड इट कम्प्लीटली। तो अच्छा। और ये अभी के टाइम पे तो हुआ ही, जब पैंडेमिक शुरू हुआ था उस टाइम पे भी सेम इश्यूज हुआ था कि चाइना ने अपनी पूरी सप्लाईज रोक दी थी रॉ मटेरियल्स की। तो रिमेम्बर हाउ लॉट ऑफ थिंग्स, क्या नाम है, इश्यूज हुआ था इन सारी चीजों को लेके, ग्लव्स वगैरह मास्क वगैरह को लेके, इतना क्राइसिस जो शुरू में हुआ था, दैट वाज ऑल बिकॉज रॉ मटेरियल्स नहीं थे हमारे पास। उसके बाद अभी सेकेंड वेव के टाइम पे यूएस ने भी सेम किया था, उन्होंने कह दिया कि रिमेम्बर नहीं। पाकिस्तान को इन लोगों ने अंडरवेयर का मास्क दिया था। और चाइना पाकिस्तान का मतलब अजीब रिलेशन है ना कि चाइना चाइना चाहता है कि पाकिस्तान उसकी एक कॉलोनी बन जाए। अरे वो हो ही जाएगा। अभी तो क्या उन्होंने अपने ग्वादर के पास वाला एक पोर्ट चाइना को दे रहे हैं ना, हाँ। बेच रहे हैं। हम्म। और वैसे भी अभी जो G7 का समिट हुआ था, उसमें यूएस ने तो आके एकदम बड़े चौर से कह दिया कि हम सीपैक का ऑल्टरनेटिव लेके आएंगे, ग्रीनर ये करवाएंगे वो करवाएंगे, मतलब यूएस आज के टाइम पे ऑल इट वांट इज टू कर्ब चाइना। और ये हम्म। कितना डेस्परेट है ये उनके स्ट्रैटेजीज से ही दिख रहा है। हाँ। तो आई मीन और ऊपर से मुझे तो ये भी नहीं समझ आया कि सिर्फ बोल देने से क्या होता है, यू डिडंट प्रोवाइडेड एनी डिटेल्स कि हाँ आप कैसे करोगे, आप इतने फंड्स कहाँ से लाओगे, आप कैसे एलोकेशन करोगे, क्या करोगे, देयर वाज नो इनपुट ऑन इट। जस्ट उन्होंने कह दिया कि हम एक, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, क्या हो गया मेरी मेमोरी में सब कुछ ही भूल गई हूँ ऐसा लगता है। तो सो एनीवे, द होल टेक अवे इज कि ये लोग चाह रहे हैं कि कर्व करे चाइना को, क्योंकि इन्हें हाँ, सुपर पावर बनना है। वही। इन्हें सुपर पावर बन के रहना है। अब दो दुश्मन तो एक साथ अफोर्ड नहीं कर सकता ना, यूएस, रशिया भी, चाइना भी। ट्रू। तो इसीलिए अभी तो रशिया के साथ सबमिट किया उन्होंने जो, उस पे भाई ये अलग, मतलब ठीक है उन्होंने, दैट वाज वेरी आई गेस, बहुत ज्यादा कुछ फर्क इनके रिलेशंस में अब भी पड़ना नहीं है, बस क्या होगा ज्यादा से ज्यादा एम्बेसडर्स वापस अपनी अपनी जगह चले जाएंगे, पर इनके रिलेशंस तो ऐसे ही रहने हैं, क्योंकि मतलब काइंड ऑफ बाइडेन और पुतिन का आइडियोलॉजिकली, मतलब वैसे तो यूएस और रशिया में मेन खेल ही आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस का है, बट आई गेस आई डोंट थिंक कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है इस समिट से, जो रिसेंट समिट हुआ है, आई डोंट थिंक कि इससे कुछ बहुत बड़ा और मतलब होता है ना आउटकम आएगा। हेलो। हाँ हाँ, हो या। सकता है। एनीवे, आई थिंक जैसा हमने लास्ट एपिसोड में कहा था कि दुनिया बहुत ज्यादा डिवाइडेड हो, आई हम्म। थिंक द सेम टेक अवे फ्रॉम दिस पॉडकास्ट। Yeah, kind of, the world has become kind of has been separated in टू पार्ट। ब्लॉक्स, या जैसे वर्ल्ड वॉर 1 या 2 के टाइम पे हुआ था, वैसे ही अब भी हो रहा है। तो नो मैटर व्हाट हैपेंस, विल जस्ट, आई मीन विल जस्ट कीप यू अपडेटेड जो भी होता होगा। we दैट्स definitely, ऑल वी कैन डू। and so this is it for the podcast, I think. या, आई गेस दैट्स इट फॉर दिस वीक। Yeah, bye एंड bye, we'll see you या, next week. या